हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गायस एकेडमी। आज हम क्लास 6 की पॉलिटी का पार्ट 2 कवर करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल पे हमारे अराउंड जो पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है, जो कि 3 लेवल में डिवाइडेड होता है। एक ग्राम पंचायत के उससे होता है, एक ब्लॉक लेवल पे होता है, एक ज़िला परिषद के उससे होता है। तो तीनों लेवल को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि उसमें आते हैं, और उसके जितने भी जो वर्क हैं, है ना, डिपार्टमेंट के, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन चीज़ों को हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी क्लास 6 की NCERT है। ये जितनी भी स्लाइड्स आप इस वीडियो में देखेंगे, उन सब का जो मैटर है वो NCERT से ही लिया गया है, और उसी को बस मैं समझाने का एक प्रयास करूंगा आसान सी भाषा में। तो इसमें लिखा एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, जो भी 18 साल या 18 साल से अधिक है, उसके पास वोट देने का राइट होता है। वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब सबसे पहले हम जानें कि ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा इज नथिंग बट मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय पंचायत। उस पंचायत के अंडर में जो एरिया है, उसमें 18 साल से या 18 साल से अधिक जितने भी लोग हैं, वो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं और उनके पास राइट टू वोट होता है। अब हम इसको पहले समझें, बैकग्राउंड से लेके आगे तक आज की समय में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तब हम स्लाइड्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले, क्या इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फॉर्म थे पंचायती राज के लिए? तो डेफिनेटली नहीं थे। हमारा ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो था, उसमें हमने अपनी जो पंचायत का जो सिस्टम है, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से इसको कवर करी। और इसी तरीके से इसमें कुछ राइट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, है ना, वहाँ के एरिया के डिमांड के हिसाब से चीज़ों को फ्रेम करते हैं। ये राइट्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया गया है। उन चीज़ों को ये फ्रेम करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से चीज़ें फ्रेम होती हैं, सो दैट कि वो वर्क को पूरा करा जा सके। अब जैसे हमने देखा कि ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा जो भी लोग 18 साल या 18 साल से अधिक हैं, उनके पास राइट टू वोट होता है और वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और इसी तरीके से इन ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, इसमें जो हर जितने भी विलेज, जो गांव होते हैं, जो पंचायत होती है, जो पूरा एरिया होता है, जैसे हमने यहाँ देखा, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। जैसे ये है 1 2 3 4, तो ये अगर मान लीजिए एक विलेज है, तो इसमें एक वार्ड ये होगा, एक वार्ड ये होगा, एक वार्ड ये होगा, एक वार्ड ये, एक वार्ड ये। तो इन सारे वार्ड में से एक पंच होगा, और इन सारे वार्ड से एक एक पंच होगा। इन पूरे गांव में एक सरपंच होगा, तो इसी तरीके से जो है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रब भी कर दे रहा हूं, है ना। अपने को ये चीज देखना है कि जो सरपंच है वो भी गांव के बीच से ही आता है, जो पंच होते हैं वो भी जो हमारे जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच से आते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो है उनका इलेक्शन होता है, उसमें जितने भी 18+ हैं ये वोट देते हैं, है ना। तो जो गांव है, जो हमने देखा, ये अलग अलग वार्ड में डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन डिवाइडेड होते हैं, है ना। हर वार्ड से एक पंच आता है और सरपंच पूरे गांव का एक होता है। हर जो है जो वार्ड्स होते हैं, जो स्मॉलर एरियाज जैसे हैं, उसके जो हैं वो स्मॉलर एरियाज के जो लोग होंगे वो
एक एक वार्ड में डिवाइडेड होंगे और हर एक वार्ड का एक पंच होगा, लेकिन जो सरपंच होगा वो पूरे गांव का एक होगा। पंच जो है हर वार्ड के होंगे। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आमतौर से बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंच कैसे होते हैं, सरपंच कैसे होते हैं, क्या हर वार्ड के सरपंच भी होते हैं? तो नहीं, जितने भी वार्ड हैं उसके पंच होंगे, ठीक है, और ओवरऑल विलेज का सरपंच होगा, जो कि गांव में एक होते हैं। पंच हर वार्ड के होते हैं, सरपंच ओवरऑल मतलब पूरे गांव का एक होता है, ये जो सरपंच कहलाता है। अब एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जो भी हमने देखा, इसको स्मॉलर एरियाज भी कहते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वार्ड मेंबर या हम इनको पंच के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो छोटा एरिया जो कि हमने ऐसे डिवाइड करके देखा था, ये जो वार्ड्स बन रहे थे, ये वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 5, हर वार्ड से एक पंच इलेक्ट होगा। कौन करेंगे? जो कि 18 साल या 18 साल से अधिक होंगे, और पूरे गांव का सारे वार्ड्स मिला के एक सरपंच होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो जैसे हम जर्नी अपनी आगे करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज करते रहेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है। ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो कि इलेक्ट करते हैं लोगों को, सरपंच को इलेक्ट करते हैं, और यही लोग पंच को भी इलेक्ट करते हैं। पंच को भी यही लोग इलेक्ट करेंगे, सरपंच को भी यही लोग इलेक्ट करेंगे, और जो सरपंच होता है वो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है? सरपंच होता है। अब जो वार्ड के पंच हो गए और सरपंच हो गया गांव का, ये दोनों मिलके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम पंचायत का मेंबर हो गया सरपंच प्लस जो पंच हैं, ये दोनों मिलके ग्राम पंचायत बना रहा है। और जो इन सरपंच का और पंच का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल पे होता है। और ग्राम पंचायत में एक और होते हैं जो कि सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का। इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये अपॉइंटेड होता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। इसका अपना एक एग्जाम होता है, ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो सेक्रेटरी होता है जो कि अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग बुलाना, ग्राम सभा की मीटिंग जिसमें सारे लोग गांव के मेंबर होते हैं 18 साल से ऊपर वाले, प्लस जो ग्राम पंचायत मतलब पंच एंड सरपंच, वो मीटिंग कॉल करना, सारे रिकॉर्ड्स रखना, सारी प्रोसीडिंग्स रखना, पुरानी मीटिंग्स का पूरा जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन चीज़ को रखना। ये जो है ये सरपंच का मेन काम होता है कि सरपंच और पंच मिलके ग्राम पंचायत बनाए, और ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी होते हैं। वो सेक्रेटरी का मेन काम होता है मीटिंग्स को कॉल करना, ग्राम सभा को कॉल करना मीटिंग में, ग्राम पंचायत को कॉल करना, रिकॉर्ड्स रखना, ये सब काम जो है ये सेक्रेटरी करता है एट ग्राम पंचायत लेवल। अब हम देखते हैं जो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत होते हैं। पंचायत के 3 लेवल होते हैं। अभी तक हमने देखा जो ग्रास रूट लेवल होता है, जो ग्राम पंचायत होती है, उसको हमने देखा। ग्राम पंचायत में हमने देखा पंच, इसमें हमने देखा सरपंच, प्लस हमने जो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम पंचायत में, ये अपॉइंटेड होता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एग्जाम के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है सेक्रेटरी का। और अब हम जानेंगे कि 3 लेवल्स जिसमें हमारी पंचायती राज सिस्टम पूरी डिवाइडेड है, और इसी के द्वारा वो वर्क करती है, इसी के द्वारा पूरा पंचायती राज सिस्टम हमारा वर्क करता है। जो प्रोसेस है वो, जितने भी प्रोसेस है वो थ्रू पीपल है, और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी गांव की सरकार जो है वो लोगों के बीच से जो है वो इलेक्ट करते हैं। उनका इलेक्शन होता है, वोट होता है,
उसके द्वारा लोग सेलेक्ट होते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। अब जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, ये फर्स्ट ईयर कहलाता है क्योंकि ये बेस होता है, ये बेस होता है और बेस लेवल है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो हमारा जो स्टार्टिंग लेवल है, जो हमारा स्टार्टिंग लेवल है वो यही लेवल होता है, ग्राम पंचायत लेवल, जो स्टार्टिंग लेवल है, जिसमें हमने देखा था कि पंच एंड ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा। भाई ऑब्वियसली अगर ग्राम सभा ने इलेक्ट किया है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है पंचों को भी सरपंचों को भी, तो इलेक्ट अगर करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है कि नहीं, गांव का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, जिसमें कि रोड्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो नाले हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये जो पार्ट होता है ये हमारे ग्राम पंचायत का पार्ट होता है, इसकी डेवलपमेंट का। तो ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो जो मीटिंग कॉल होती है, जिसको सेक्रेटरी कॉल करता है और लोग भी देखते हैं, लोग अवगत होते हैं गांव में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर उनके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती है तो वो मीटिंग में उस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे हम चाहते हैं कि और ध्यान दिया जाए, इस चीज़ पे चाहते हैं हम और सुधार किया जाए। तो इस तरीके से जो एक लोकल लेवल में जो फर्स्ट ईयर होता है, जो कि ग्राम पंचायत का जो फर्स्ट ईयर है, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत में जो ग्राम पंचायत है, जो फर्स्ट ईयर जिसको बोला जाता है, इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही एक बैलेंस रूप में जो है इस काम को किया जाता है, जिसमें कि पब्लिक के बीच से जो चुन के आ रहे हैं और जो भी लोग गांव के मेंबर हैं, 18 साल से ऊपर हैं, वो ग्राम सभा का मेंबर हैं, वो वोट डालते हैं, अपने बीच से चुनाव करते हैं। इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं और इसमें बहुत जो सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, उनका अपना अपना काम होता है। जो पंच होते हैं वो डेफिनेटली उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो उनके जो वार्ड की जिम्मेदारी होती है पंचों की, और जो सरपंच होते हैं वो पूरे विलेज में सारे जितने वार्ड्स होते हैं जो उस गांव में आ रहे हैं, उनकी पूरी की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। इनकी मीटिंग कॉल कौन करता है? इनकी मीटिंग सेक्रेटरी कॉल करता है। तो इस तरीके से जो है, मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को रिपीट भी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम डिस्कशन में कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो वो आगे जो हम सिस्टम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन वहाँ तक कैरी होगा। अब जो हमने देखा, ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख ही लिया। पंच एंड ग्राम पंचायत आंसर टू ग्राम सभा बिकॉज इट इज मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। ठीक है, हमने देख लिया। आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल। तो अब जो हमने देखा कि भाई जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। ठीक है, तो पहला लेवल हमने देख लिया, तो पहले लेवल को ग्राम पंचायत बोलते हैं। अब दूसरा लेवल है जिसको हम ब्लॉक लेवल कहते हैं, ब्लॉक लेवल पे। फिर तीसरा लेवल है जो कि जिला परिषद लेवल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ना। अब इसमें ब्लॉक लेवल में क्या होता है भाई, ब्लॉक लेवल जो होता है हमारा, इसमें इसको जनपद पंचायत भी कुछ जगह कहते हैं और पंचायत समिति भी कहते हैं। जो पंचायत समिति होती है इसके अंडर कई ग्राम पंचायत जो है काम करते हैं। अब जो हमने देखा एक ग्राम पंचायत है ना, तो कई ग्राम पंचायत मिलते हैं, कई ग्राम पंचायत मिले तो ये जो है, ये जो कई ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो ब्लॉक लेवल पे हो जाता है। इनकी इस ब्लॉक लेवल पे भी चेयरमैन होते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लॉक की चीज़ों को देखते हैं। जो सरपंच होते हैं, जो सरपंच इलेक्ट होते हैं, और जो पंचेस होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और वो लोग देखते हैं कि भैया ब्लॉक लेवल पे क्या डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से जो फंड आ रहे हैं उनका एलोकेशन करना है, किस किस ग्राम पंचायत में क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरी करनी है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये ब्लॉक लेवल पे जो है की जाती हैं। ये सेकेंड टीयर होता है, ब्लॉक लेवल इज सेकेंड टीयर। जो ब्लॉक लेवल है ये सेकेंड टीयर इसको जो है बोला जाता है, इस ब्लॉक लेवल को। फिर जो पंचायत समिति है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब जो पंचायत समिति हमने देखा कि ब्लॉक लेवल पे है, फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जिला परिषद, जैसा हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी देखा, इसको जिला परिषद कहते हैं। ये जो है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटरिंग करते हैं, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट्स को प्लान करते हैं, प्लस साथ में वो देखते हैं कि जो फंड्स का एलोकेशन आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट से या जो लोकली जो टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना है। ये जो काम है जो कलेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया जाता है उसको जो है हम जिला परिषद कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, पहला होता है ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होता है, फिर कई ग्राम पंचायत मिलके ब्लॉक बनते हैं, कई ब्लॉक मिलके फिर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं उसको हम फिर जिला परिषद कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट मिलके, कई डिस्ट्रिक्ट फिर जब मिल जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके फिर वो स्टेट बनाते हैं। बहुत सारे स्टेट जब बन जाते हैं तो बहुत सारे स्टेट मिलके हमारा नेशन, हमारा कंट्री बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके, एक विलेज से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, विलेज से ब्लॉक पे जाती हैं, ब्लॉक से जनपद पे जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट पे जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट से फिर वो लेवल जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, और स्टेट से फिर नेशनल लेवल पे होता है। ये चीज़ें, ये बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल ऑफ पॉलिटी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड हमारे बेस, हमारी नॉलेज का जो बेस है वो कहीं ना कहीं पॉलिटी का इस पे निर्भर करता है। यहीं से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है। और उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं बार बार चीज़ों को जिसमें कंफ्यूज करते हैं हम, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपका ना रहे। और इसके बाद भी रहता है तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में पूछ सकते हैं और उसका हम आंसर दे देंगे। अब पंचायती राज में जो जिला परिषद, जैसे हमने देखा, मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसमें बट ऑब्वियस है कि बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, और जिसका जो है जिला परिषद होगा विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज, जो हमने देखा ब्लॉक लेवल पे, रेगुलेट्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद होगा, ठीक है, फिर पंचायत समिति होगी, फिर ग्राम पंचायत होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये 3 लेवल पे होता है, जिसमें जिला परिषद इसको मॉनिटर करता है। मनी या डेवलपमेंट प्लान्स जो होते हैं वो यहाँ पे मॉनिटर किए जाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइन है हमारी, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड्स टू पंचायत, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है कि जहाँ पे जो पीपल हैं उनकी उस लैंड के हिसाब से, लोकल एरिया के हिसाब से, लोकल एरिया के हिसाब से जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल किया जाए और बहुत अच्छे तरीके से जो है फुलफिल किया जाए। इसी के लिए जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ दी गई है कि स्टेट्स जो है और स्पेस दिया जाए कि जिसमें वो अपने जो पंचायत के जो लॉ हैं एंड रेगुलेशन हैं वो फ्रेम कर सकते हैं अपनी जनता को, उनकी डिमांड को, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, सो दैट कि सबकी डिमांड जितनी अच्छी हो सके वो कवर कर सके। और इसीलिए इसको देखिए 3 भाग में भी डिवाइड करा गया है इस पूरे पंचायती राज सिस्टम को। जिला में जो पंचायत समिति हमने देखा ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत हमने देखा विलेज लेवल पे। इस तरीके से देखिए कि जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक एंड पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे। कहानी जो हमारी स्टार्ट होती है वो विलेज लेवल पे। इसको हमने देखा यहाँ पे पंच होते हैं एंड सारे पंच मिलके, पंचों में से ही सरपंच नहीं होता है, सरपंच का अपना चुनाव होता है, तो सरपंच होता है जो कि विलेज लेवल पे होता है। फिर ब्लॉक लेवल पे खूब सारे ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक लेवल बनाते हैं, एंड कई ब्लॉक लेवल मिलके
जो है आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाते हैं जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 3 लेवल है, ग्राम, ब्लॉक एंड जिला। अब हम देखते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले हम देखें कि किसी एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो रूरल है या अर्बन है। तो रूरल या अर्बन का जो बेसिक एक समझने के लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रूरल एरिया जिसकी पॉपुलेशन का जो वर्क है, अगर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इंक्लिनेशन है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, उस एरिया में अगर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा है प्लस पॉपुलेशन, इन चीज़ों को देखते हुए हम रूरल एरिया बोलते हैं। अर्बन एरिया जिसमें आदमी सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर होता है वो सेकेंडरी होता है। टर्शरी आपका जैसे कि ट्रांसपोर्ट है या अन्य सर्विसेज हैं, ये जो सेक्टर होते हैं टर्शरी होते हैं। तो आमतौर से देखा जाता है जिन एरिया में सेकेंडरी एंड टर्शरी ज़्यादा होता है उसको हम जो है अर्बन एरिया जो है क्या बोलते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और जिस एरिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड काम ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी रिलेटेड काम ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी सेक्टर वर्क, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर का वर्क है तो हम रूरल, ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमको पता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं और हमको अगर यही नहीं पता है कि रूरल क्यों बोलते हैं, किस एरिया को रूरल बोलते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं रूरल को, तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाता है ये चीज़ समझने में। और अब हम जब समझ गए हैं कि किसी एरिया को रूरल क्यों बोलते हैं और किस बेसिस पे बेसिकली वो डिफाइन करते हैं, तो हम आगे करते हैं। इंडिया में हमारे लगभग 6 लाख विलेजेस हैं जिसकी अपनी पानी की, बिजली की, रोडों की, रोड के एक दूसरे से कनेक्टिविटी की, ये डेफिनेटली एक स्मॉल टास्क नहीं है। 6 लाख विलेजेस को आपस में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड है ना, और इसमें आपस में जो कनेक्टिविटी है, शहर से इनकी कनेक्टिविटी है, ये डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बिग टास्क है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत बड़ा टास्क भी है। इस चीज़ को जो चीज़ें होती हैं ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, है ना। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कोई भी डिस्प्यूट अगर है, चाहे वो लैंड के अकॉर्डिंग हो या अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट्स है, तो उसके लिए जो पुलिस स्टेशन होते हैं, या आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे लेखपाल का जो काम होता है ना, ये चीज़ें जो हैं हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे आगे आने वाले इस स्लाइड्स में। अब देखिए यहाँ लिखा है एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया। हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, उस पुलिस स्टेशन के अंडर के जो कंट्रोल में होता है, और उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनके कुछ ग्रीवियंस हैं या उनकी कोई शिकायत है तो वो केस रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं किस चीज़ में, जैसे मान लीजिए कहीं कोई चोरी हुई, कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, कुछ दो लोग के बीच में फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, तो इस चीज़ में क्या होता है कि जो लोकल पुलिस है जो उस एरिया की, वहाँ पे उस थाने में जाके, उस पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ के एरिया के लोग जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि पुलिस वालों को भाई वो अपनी इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, ताकि जो भी गलत है, जो भी गिल्टी पाया जा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये जो काम होता है ये पुलिस करती है ना। और फिर उसके बाद लैंड को मेजर करना, उस लैंड का रिकॉर्ड रखना कि भाई ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड का क्या एरिया है, ये लैंड के ओनर कौन है, तो जो एरिया है, लैंड के ओनर हैं, ये सब लैंड रिकॉर्ड का पार्ट होता है। लैंड रिकॉर्ड का पार्ट होता है, जिसको गांव में पटवारी होते हैं। इनको कई कई स्टेट्स में अलग अलग नेम से भी जो है जाना जाता है, जैसे कि कुछ जगह लेखपाल भी बोलते हैं, कुछ जगह कानूनगो भी बोलते हैं, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर के भी नाम से बोलते हैं इन पटवारीज को। हम लोग एक पटवारी के नाम से इनको रेफर करेंगे, है ना। बाकी अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से भी रेफर करते हैं। तो ये इनका जो मेन काम है वो, जैसे एरिया ओनर कौन है, ये जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं,
ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करने का काम होता है ये पटवारी का काम होता है। जो पटवारी हैं वो ग्रुप कई गाँव को मिला के एक पटवारी होते हैं जो कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी करते हैं। और अगर कोई चेंज हो गया, मान लीजिए किसी की लैंड किसी ने कोई खरीदी है, कोई बेची है, कोई चेंज होते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज में, तो ये जो चेंज है ये जो है, या कोई डेवलपमेंट प्लान की वजह से चेंज है, तो ये जो चेंज का जो रिकॉर्ड है ये पटवारी अपने पास पूरा रखते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ये पटवारी के पास होता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अब जो पटवारी होते हैं उनके अपने अपने तरीके होते हैं, एक जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होते हैं। वो मेजर करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को, है ना, अपने तरीके से ही एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करते हैं कि मान लीजिए ये लैंड ये है, इधर अगर बगल में दूसरे की लैंड है तो भैया इस लैंड का मेजरमेंट और इस लैंड का मेजरमेंट अगर नहीं होगा तो पता चला ये कहेंगे कि हमको इधर है, हम ये कहेंगे कि हमको इधर है, तो दोनों के बीच में लैंड डिस्प्यूट्स हो सकता है। अब लैंड डिस्प्यूट होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए जो पटवारीज होते हैं वो कंप्लीट लैंड रिकॉर्ड रखते हैं। और अगर कहीं मेजर करना पड़ता है लैंड को तो भी जो है ये पटवारी जाते हैं, और पटवारी कई गाँवों के मिलके एक पटवारी होते हैं। ये जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन है, या लैंड रेवेन्यू को जो है बोलना कि भैया ये लैंड रेवेन्यू आपका बाकी है, ये टैक्स आपने नहीं जमा करा है, ये लैंड रेवेन्यू को जो फार्मर्स से या उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो जो है उसको कलेक्ट करते हैं। प्लस इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सरकार को देते हैं कि भाई किस टाइप की खेती हो रही है, किस टाइप की जो है सीड्स को बोया जा रहा है, कौन सी चीज़ वहाँ ग्रो करी जा रही है। ये जो चीज़ें होती हैं ये पटवारी जो है ये गवर्नमेंट को अपडेट करते हैं। ये गवर्नमेंट को अपडेट करते हैं तो उससे क्या है, गवर्नमेंट को अगर कोई प्लान बनाना है, कोई डेवलपमेंट प्लान बनाना है, कोई भी चीज़ देखनी है कि किस चीज़ की खेती कितनी हो रही है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं उन डिसीजंस में। फिर हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न होता है जिसको हम लोग तहसील कहते हैं, तालुका कहते हैं। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम तहसीलदार कहते हैं। ये जो तहसीलदार होते हैं ये पटवारी का काम चेक करते हैं कि भैया पटवारी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लैंड रिकॉर्ड सही से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पटवारी साहब। तो ये तहसीलदार साहब जो है पटवारी जी को काम को चेक करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं ये तहसीलदार साहब का काम चेक करते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं इनको तहसीलदार बोलते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है उसमें, अगर कोई मान लीजिए कि डिस्प्यूट है कोई भी चीज़ में, कोई प्रॉपर्टी के राइट में या लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट है तो भी सुनते हैं ये तहसीलदार, और उस डिस्प्यूट को भी ख़त्म करते हैं कि नहीं भैया जो भी चीज़ें हैं उसको अपने यहीं पे ख़त्म करिए। सारे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, प्रॉपरली जो है अपडेट करते हैं चीज़ों को। ये तहसीलदार जो हमने देखा कि लैंड डिस्प्यूट्स ऑल्सो सुनते हैं। पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है, जो मशीनरी है ना, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमने देखा पटवारी, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिनको हम डीएम के नाम से भी जानते हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर जनरली होते हैं, है ना। और इस तरीके से ये जो भी लैंड से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड और ओनरशिप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इस लेवल पे चेक किया जाता है। अब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब यहाँ पे देखा गया कि जैसे अगर कोई सन है ना, अपने फादर के बाद जो है सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सन को ट्रांसफर हो जाती थी। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि अगर मान लीजिए डॉटर है तो डेफिनेटली डॉटर को जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो ज़ीरो मिला, वो ज़ीरो हिस्सा मिल रहा था। तो इन चीज़ों को देखते हुए इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा था कि भाई सन अगर होगा तो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ट्रांसफरेबल है, डॉटर है तो नहीं भाई इसका नहीं है, लीगली इसका हक नहीं बनता। तो इसमें हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हमने देखा
कि जो हिंदू वुमेन है उनको शेयर नहीं मिल रहा था फैमिली में या अपने एग्रीकल्चर लैंड में आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो प्रॉपर्टी जो है जितने बेटे हैं भाई, बेटों के बीच में डिवाइड हो गई, बेटी को तो कुछ मिला ही नहीं। तो इस लॉ को चेंज किया गया बिकॉज दिस लॉ वाज नॉट गुड। व्हाई? बिकॉज वो डिस्क्रिमिनेशन एक कहीं ना कहीं सन और डॉटर में पैदा कर रहा था। तो न्यू लॉ जो है वो सन्स एंड डॉटर, चाहे उनकी मदर हो हिंदू फैमिलीज में, दे कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। वो जो पहले जो लैंड थी वो सन के पास जाती थी, अब इसमें जो लैंड है अब वो सन को भी इक्वल शेयर मिलेगा, डॉटर को भी इक्वल शेयर मिलेगा। तो जो एक कहीं ना कहीं ये लॉ में हम डॉटर को भी जो है ऑनर कर रहे हैं, प्लस जो डिस्क्रिमिनेटरी इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। और ये जो है सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, जो कंट्री में हर जगह ये लॉ अप्लाइड है, हर जगह ये लॉ अप्लाइड है। तो ये जो लॉ इसलिए लिया गया, डेफिनेटली जो शेयर नहीं मिलता था फैमिली में, एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, कहीं ना कहीं बॉय और गर्ल का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी इस चीज़ को इनकरेज करता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया और उसको हमने देखा इन शॉर्ट कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया। अब हम जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, इसी तरीके से हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है भाई। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिटीज़ आती हैं ये जो है डेफिनेटली विलेज से बड़ी होती हैं, एरिया वाइज भी एंड पॉपुलेशन के हिसाब से भी, एरिया वाइज भी एंड पॉपुलेशन के हिसाब से भी मोर स्प्रेड आउट बड़े एरिया में होती है। इनमें क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, खूब सारी बसेस होती हैं। बड़ी सिटी है तो ऑब्वियसली बड़े व्हीकल्स, खूब सारी व्हीकल्स होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कंपेरेटिवली अर्बन रूरल एरिया से और अच्छी होती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, है ना। अब इसमें भी जो सिटी होती हैं, अब इसमें भी जो सिटी है, मान लीजिए ये एक सिटी है तो ये अलग अलग वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, इस तरीके से अलग अलग वार्ड में, डिफरेंट वार्ड में सिटी जो डिवाइड होती है। तो जैसे गांव में पंच होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो वार्ड मेंबर होते हैं या वार्ड काउंसलर होते हैं, सिटी में बोले जाते हैं। इनको भी जो है सिटी डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, जैसा हमने देखा यहाँ पे सेवरल वार्ड्स। और जो इलेक्टेड मेंबर हैं, हर वार्ड का जो एक इलेक्टेड मेंबर है उसको हम वार्ड काउंसलर बोलते हैं। जैसे गांव में हम पंच बोलते थे, इसी तरीके से यहाँ पे हम वार्ड काउंसलर बोलते हैं। और जो काउंसलर होते हैं वो ग्रुप ऑफ काउंसलर होते हैं, कमिटीज़ बनती हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं कि भैया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो कमेटी होती है वो कौन कौन सा वर्क करना है, किस किस डिपार्टमेंट में क्या डेवलपमेंट जो है वो प्लान करना है, किस तरीके से हेल्थ हाइजीन जो है डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करना है, अपने एरिया में मेंटेन करना है, जो वार्ड्स में मेंटेन करना है, ये डिसीजन जो है वार्ड काउंसलर लेते हैं, है ना। और इसका भी जो चुनाव है वो 5 साल में होता है। जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। ये जो इसमें जो क्या बोलते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो आपके अपॉइंटेड होते हैं, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। अब इसमें क्योंकि डेफिनेटली बहुत सेवरल डिपार्टमेंट वर्क, है ना, प्रायोरिटी ये होती है। अब इन कामों को करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे पैसे चाहिए, रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। अब ये क्या करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो जो है डिफरेंट तरीके से ये पैसे लेती है। टैक्स के माध्यम से भी जो है पैसे इनके पास आते हैं, जो कि सरकार को जो लोग पैसे देते हैं, है ना, गवर्नमेंट जो सर्विस देती है उसके लिए जो लोग पैसे देते हैं टैक्स के माध्यम से, वो इनके पास आते हैं, जिससे ये लोग अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करते हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा है काफ़ी सालों से कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर्स होते हैं, म्यूनसिपालिटी के जो लोग होते हैं, वो कंट्री में क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने हायर किया है
कलेक्ट करने को और गार्बेज को प्रोसेस करने को, इस चीज को हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिकली क्या हुआ कि मान लीजिए एक एरिया है ना, एरिया में अलग अलग वार्ड हैं। अब वार्ड है ना। अब अगर गवर्नमेंट अगर अपने लोगों को भेजेगी यहाँ गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो डेफिनेटली वो एक एक्सपेंसिव अफेयर होगा, है ना। गवर्नमेंट अपने को सैलरी देना, उनको मेंटेनेंस करना, हर चीज़ को चेक करना। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो कमिश्नर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक पर्सन को या किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी कि भैया आपको इस एरिया का देखना है, एरिया का जो गार्बेज है वो कलेक्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है, हाइजीन मेंटेन कराना है, साफ सफाई रखनी है। तो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो उस काम को करेगा, जो कि पहले गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते थे, अब वो प्राइवेट कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। अब एक चीज इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको कम पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चाहता है मोर प्रॉफिट। तो वो चाहता है कि भैया सारे प्रॉफिट हमको मिल जाए, जितना मनी हो मैक्सिमम हमारे पास रहे। तो कम से कम वो चाहता है कि वेजेस को पे किए जाए। अब जो गार्बेज कलेक्ट हो रहे हैं वो डेफिनेटली एक डेंजरस जॉब है, आसान नहीं है, खतरनाक है। हेल्थ हाइजीन फैक्टर जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आमतौर से देखा जा रहा है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो हेल्थ हाइजीन नहीं प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो आने वाले कल में जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी तबीयत वो इल हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो उनकी फैमिली सफ़र करेगी, उनकी फैमिली को खाने पीने में दिक्कत होगी। तो ये भी एक चीज़ देखा जा रहा है जो कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जा रहा है कि अगर एक चीज़ और है कि 20,000 से लेके 10 लाख तक है तो भैया म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल काउंसिल जो है उसको गवर्न कर रही है। किसी जगह की 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो फिर भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बड़े बड़े शहरों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो अर्बन सेटअप है वो काम करता है। ये भी वार्ड्स में डिवाइड होता है। इसमें जो वार्ड्स के लोग होते हैं वो वार्ड के मेंबर सेलेक्ट होते हैं, वो भी इलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट होते हैं 18 साल के ऊपर के, और वो लोग अपना अपना काम करते हैं। इनकी कमिटीज़ भी बनती है म्यूनसिपल लेवल पे। वो कमिटीज़ अलग अलग लेवल पे, भैया तुम हेल्थ देख लो, तुम रोड देख लो, तुम स्कूलों को देख लो, तुम जो है सैनिटेशन वाला पार्ट देख लो, इस तरीके से। और हम अभी देख रहे थे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी एक जो है वो आज की डेट में की जा रही है और उसके द्वारा भी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। इससे गवर्नमेंट को जो चेक रखना होता है कि भैया क्या काम हो रहा है, वो डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर से कर सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उनको नहीं रखना पड़ता है, उनको ये चीपर प्रोसेस पड़ता है। लेकिन वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उनके लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो उतना कंजीनियल नहीं होता है। कभी कभी इंजरी का जो डर होता है वो और ज़्यादा हो जाता है, और वर्किंग में अगर कोई इंजरी हो गई तो जो हेल्थ फैक्टर है या सेफ्टी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं देखा गया है कि कॉम्प्रोमाइज्ड फील किया गया है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये अच्छा नहीं होता है सोसाइटी के लिए। लेकिन वर्कर जो होते हैं भाई उनको पैसे चाहिए अपने लिविंग के लिए, तो वो डेफिनेटली करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, ये काम कर रहे हैं। अब रूरल लाइवलीहुड अगर हम देखें तो रूरल लाइवलीहुड में सबसे पहला जो वर्क होता है वो फार्म का। ये जो वर्क होता है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड। कुछ लोग के अपने खेत होते हैं, भाई अपने खेत हैं, और इस खेत पे काम करने के लिए कुछ और भी वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनके खेत होते हैं ये वर्कर को बुलाते हैं कि भैया आओ, मान लीजिए कि सीज़न है 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी सीज़न है, आओ जो सीड्स को करना, मान लीजिए कि बीज बोना है या वाटरिंग करनी है या कोई भी काम करना है, तो ये जो डे टू डे जो लेबर्स होते हैं, उनको जो है वर्क के लिए बुलाते हैं। तो जो फार्म वर्क है वो रूरल लाइवलीहुड में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो सीजनल होता है, एग्रीकल्चर जो जॉब है वो सीजनल है आमतौर से। तो सीजनल है तो साल में, ईयर में काफ़ी समय है जिसमें जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, उस समय इनके पास कोई काम नहीं होता है।
तब फिर ये दूसरा एक्टिविटीज़ में भी बहुत से लोग जो है दिमाग लगाते हैं कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो हम 4 महीना 6 महीना कर सकें और उसके बाद अपने फार्म को हम लौट जाएंगे, है ना। क्योंकि हम जो अपने जो हमारे क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए मेजरली जो फार्मर्स हैं वो नेचर पे डेवलप्ड हैं, है ना, और सीज़न पे डेवलप्ड हैं। अगर सीज़न अच्छा है तो क्रॉप अच्छी है, सीज़न नहीं अच्छा है तो क्रॉप नहीं अच्छी है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा डिलेमा रहता है कि सीज़न अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो लॉस भी कई बार हो जाता है, हम देखते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और जो फार्मर्स हैं वो डेफिनेटली जो भाई मान लीजिए जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद कुछ अपने लिए रख लेते हैं, सेल्फ फूड के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा रेट मिल जाता है और कभी कभी नहीं अच्छा रेट मिलता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एमएसपी भी देती है। एमएसपी इज मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि भाई इतना तो हम जो है गारंटी दे रही है सरकार कि इस क्रॉप को अगर आप उगाओगे तो उतना रुपया तो हम आपको दे ही देंगे। लेकिन कभी कभी इनको बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो एमएसपी से इनको मदद मिलती है। ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स को भी सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑफ सीज़न है ना, ऑफ सीज़न में काम नहीं है, तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इनसे क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, और फिर ट्रेडर इनको कहता है कि ठीक है भैया हम पैसे तो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट आप हार्वेस्ट कर लोगे, जो खेती आप उगाओगे, तो प्रोडक्ट आप हम ही को सेल करोगे। इसमें क्या होता है कि लो प्राइस में प्रोडक्ट जो है फार्मर को, ट्रेडर को बेचनी पड़ती है। उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो फार्मर इजीली अगर मान लिया फॉर एग्जांपल 10 रुपये बेच सकता था, लेकिन उसी से मैं पहले ही गारंटी कर लिया कि भाई हम मिनिमम 8 रुपये में ही खरीदेंगे, तो 8 रुपये में वो ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इससे मैक्सिमम समय में फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। लेकिन ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जब फार्मर के पास नो वर्क, तब ये फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए फार्मर की मजबूरी हो जाती है कि इन ट्रेडर्स को जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो इससे भी कभी कभी हमने देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन या कहीं ना कहीं उनको हैरेस फील करना पड़ता है फार्मर्स को, कि वो अपने प्रोडक्ट को, अगर उनको पता भी है कि कहीं ज़्यादा मार्जिन में सेल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वहाँ से बोरो किया है, कभी कभी ये कर देते हैं कि वे एश्योरेंस देते हैं कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो हम हार्वेस्ट करेंगे, उसका हम सारा प्रोडक्ट आप ही को सेल करेंगे, चाहे कोई भी रेट हो, तो भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन जो लाइवलीहुड है, उसको अगर हम देखते हैं कि भाई इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो इसमें क्या है कि भाई इसमें जो एम्प्लॉयर होते हैं अर्बन में, इनको लार्ज बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई जो वर्क होता है वो आम तौर से मिल जाता है। लेकिन इसमें भी जो वर्क होते हैं वो परमानेंट बहुत से लोगों को नहीं मिलते हैं। वर्कर कंप्लेन करते हैं कि जो पे है या वर्किंग कंडीशन है वो नहीं अच्छी है, तो उनको सीधे सीधे जो वेंडर है या एम्प्लॉयर है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं अच्छी है तो आप जा सकते हो, आप यू आर फ्री टू लीव द जॉब, आप हमारे पास जा सकते हो। तो इसका मतलब कि कोई जॉब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं होती है। अगर बीमार पड़े तो खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट, आपको अपने पास से डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल के पास जाना है, जो भी बिल करना है। तो इसका मतलब ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कोई एडिशनल बेनिफिट इन मोस्ट ऑफ दी ये जो वर्कर्स हैं उनके लिए। तो इसमें क्या होता है कि वर्कर भैया जब तक काम कर रहे हैं बहुत अच्छे, तबीयत खराब हो गई, इल हो गए, या उनको अगर लगता है कि भाई उनकी कोई कंप्लेन है, जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो उनको सीधे बोल दिया जाता है कि भैया आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास जो 6 है, जो क्लास 6 है, ये इसको हम देख रहे थे, और इसको हमने इन शॉर्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करी कि कैसे हमारा रूरल लेवल पे 3 लेवल है,
जो कि ग्राम पंचायत होता है, फिर ब्लॉक लेवल होता है, फिर हमारा ज़िला परिषद लेवल होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। गांव के लोग किस तरीके से चीज़ें होती हैं, पुलिस का क्या काम होता है, और गांव में किस किस आमतौर से एक्टिविटी में होती हैं, उनकी जीवन शैली किस तरीके से होती है, क्यों किसी एक्टिविटी को रूरल बेल्ट बोला जाता है या रूरल लाइवलीहुड या रूरल एरिया बोला जाता है, अर्बन एरिया बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर की वजह से अगर ज़्यादा काम हो रहे हैं तो रूरल एरिया है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है आमतौर से तो उसको अर्बन एरिया, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिवीज़न किया जाता है। उनके रहने का तरीका किस किस तरीके से, आज भी ऐसा होता है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कम पैसे मिल रहे हैं और डेंजरस काम उनको करना पड़ रहा है, कभी हाइजीन मेंटेन हो रही है, कुछ लोग नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग करा रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें एक ओवरऑल हमने देखी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में किस तरीके से दी हैं। ये सारी स्लाइड, सारा मैटर एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। इसको मैंने बहुत बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चंस का डेफिनेटली हम लोग आंसर देंगे। और हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी गर्गायस एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।